आज हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखेंगे। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो वही है जो आपको पता है, फिंगरप्रिंटिंग। फिंगरप्रिंटिंग मतलब जैसे आपने सुना होगा कि भाई किसी कानूनी केस में या फिर कहीं कोई क्राइम हो गया होगा, कोई क्राइम सीन है, वहाँ जो है फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। वही उसी के बेसिस पर ये है, मतलब उसी जैसा ही बात है कि रिकॉग्नाइज करना, किसी पर्सन को रिकॉग्नाइज करने के लिए है। किसी को पर्सनली रिकॉग्नाइज करना हो, तुम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर लो, तुम इंडिविजुअल का उसका जो यूनिक आइडेंटिटी कोड है ना, उसको तुम वो कर सकते हो कि भाई ये पर्सन वो है। तो यहाँ बस क्या करते हैं, यहाँ हम डीएनए में जो तुम्हारी जैसे डीएनए मेन डीएनए जो तुम्हारा है उसको में दो पार्ट हैं। क्रोमोसोम का जो डीएनए है उसमें दो पार्ट हैं। एक पार्ट तो है तुम्हारा जीन, एक पार्ट तो है जीन्स, और जो दूसरा पार्ट है वो है रिपीटिंग डीएनए, रिपीटेटिंग डीएनए। तो देखो जीन्स, जो जीन है, जैसे मान लो कोई जीन कोई एंजाइम बनाती है, स्पेशल एंजाइम का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो अब वो जीन तो तुम्हारे में, अगर मान लो मैं अपनी बात करूं, मेरे अंदर भी वही जीन होगी, तुम्हारे अंदर भी वही जीन होगी, और उसका काम तो बदलेगा नहीं, और उसकी जो सीक्वेंस है वो भी नहीं बदलेगी। तो हम यहाँ जीन को तो नहीं पहचानते। मान लो हम एक स्पेशल पर्सन की जीन्स को ना देख करके डीएनए के उस पार्ट को देखते हैं जो रिपीटिंग डीएनए है, रिपीटेटिव डीएनए होता है। जो एक आदमी के अंदर जो रिपीटेटिव डीएनए है वो मेरे से तुम्हारे में अलग होगा। एक बहुत कॉमन सी बात है, समझ लो तुम कि भाई मेरे अंदर जो रिपीटेटिव डीएनए है वो अलग अलग जगह, अलग अलग लोकस पर अलग होगा। तुम्हारे अंदर जो रिपीटेटिव डीएनए है वो अलग अलग लोकस पर अलग होगा। उसी को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसी को पहचाना जाता है, ठीक है ना। तो जो सारा पूरा प्रिंसिपल है इसका, वो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए पर ही टिका हुआ है आकर के, ठीक है। इसकी जो इन्वेंट किया था, इसका एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एलेक्स जेफरे। और इंडिया में जो इसके वो हैं फादर समझ लो, उनका नाम है वी के कश्यप। और ये हैदराबाद में एक लैब है, सीसीएमबी लैब, इंडिया में। वहाँ पर सीसीएमबी में शुरू हुआ था। वहाँ इंडिया में जो है एक मर्डर हो गया था, जलपाईगुड़ी है एक जगह, वहाँ पर, तो उसमें यूज किया गया था। तो अब पहले यहाँ जो कॉमन सी इंफॉर्मेशन है उसको देखते हैं, फिर आपको आगे समझाता हूँ क्या है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड है ये थोड़ा सा ना। जब बायोटेक आप पढ़ लोगे तब आपको शायद चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी बाद में। दिखा है एज स्टेटेड इन द प्रेसिडिंग सेक्शन, 99.9% ऑफ बेस सीक्वेंसेस अमंग ह्यूमन इन द सेम। तो देखो इतना तो सीक्वेंस सेम है। Assuming human genome age 3 into 10 to the power 9 base pair, in how many bases sequence would there be difference? तो कितना difference हुआ? 0.1 का difference है। And it is these differences in sequence of DNA which make every individual unique in their phenotypic appearance. तो केवल 0.1 जो है, 0.1 जो difference है ना, उसी की वजह, उसी से ही इतना ज़्यादा difference है कि जो दुनिया के सारे आदमी हैं वो अलग दिखते हैं। एंड इफ वन एम्स टू फाइंड आउट जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल और अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन, सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए एवरी टाइम वुड बी डॉन्टिंग टास्क। अगर भाई मान लो हमें पहचान करनी हो कि भाई हम तो जो है डीएनए इनका पढ़ लेंगे, दोनों दो पर्सन्स का, इनमें से पता लग जाएगा कौन है वो क्रिमिनल, तो पूरा डीएनए की सीक्वेंसिंग करने में तो 10-13 साल लगेंगे। तो फिर 10-10 साल तक ऐसे थोड़ी सीक्वेंसिंग करेंगे।
तो कुछ अच्छा ऐसा तरीका निकाला जाए कि जो जल्दी हो जाए और क्या बोलते हैं उसको, और रिकॉग्नाइज भी सही करे। तो यहाँ लिखा है कि इमेजिन ट्राइंग टू कंपेयर two sets of 3 into 10 to the power 6 base pair. DNA fingerprinting is very quick way to compare the DNA sequence of any two individual. मतलब दो इंडिविजुअल का डीएनए को अगर आपको बहुत जल्दी से ही कंपेयर करना है तो ये आपका सबसे अच्छा तरीका है जिससे कि आप ऐसा कर सकते हो। चलिए, नीचे लिखा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग involve identifying differences in some specific region in DNA sequences called as repetitive DNA। यानी जो रिपीटेटिव डीएनए है उसके सीक्वेंस को चेक कर लो, ठीक है ना, उसके सीक्वेंसेस को चेक कर लेंगे, उसमें देखेंगे कि भाई उसमें कोई अंतर तो नहीं है हमारे में या दूसरे में। बिकॉज इन दी सीक्वेंसेस स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए रिपीटेड मैनी टाइम्स। तो ये लाइन है ना, ये लाइन इस चैप्टर की वो है, मतलब ये समझ लो कि बेस है, इसी पर टिका है लाइन पे ना, कि एक डीएनए का टुकड़ा कई बार रिपीट होता है। अब आप आराम से कुछ चीज़ों को देखो, समझना। देखो यार, यदि मानो कि भाई ये हमारा एक क्रोमोसोम है, ये इस क्रोमोसोम पर, इस लोकस पर तुम्हें पता है क्रोमोसोम के ऊपर ना पोजीशंस होती हैं, लोकस होते हैं, लोकेशंस होती हैं, ठीक है। तो इस लोकस पर या इस लोकस पर या आगे किसी लोकस पर, यहाँ इन पर कोई जीन्स है, यहाँ इन पोजीशंस पर कोई जीन है, लेकिन इसके बीच में जो जगहें हैं, जो लोकेशंस हैं, यहाँ पर कोई रिपीटेटिव सीक्वेंस है। रिपीटेटिव सीक्वेंस, अब जहाँ रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होती हैं, रिपीटेटिव डीएनए होता है, वो आपका डीएनए सैटेलाइट डीएनए कहलाता है। अगर आप इस डीएनए के टुकड़े करने के बाद इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब होगी ना, उसके अंदर जा करके आप उसे रिपीटेटिव डीएनए को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? यहाँ लिखा है कि दीज रिपीटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोम, पूरा जीनोम जो है, एज ए डिफरेंट पीक ड्यूरिंग द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर आप डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन लगाओगे तो आपको ये पहचान में आ जाएगा कि भाई यहाँ जो डीएनए आया है फ्रेगमेंट्स करने के बाद, ये मेरा रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आई है। द बल्क डीएनए फॉर्म ए मेजर पीक एंड द अदर स्मॉल पीक्स आर रेफर्ड टू ए सैटेलाइट डीएनए। बल्क डीएनए जो होगा वो अलग पीक पे जाएगा, जो रिपीटेटिव डीएनए है वो आपका सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में अलग अलग पीक्स शो करेगा। तो हम पहला तो काम यही करते हैं कि भाई हम डीएनए काट लेते हैं और उसमें से जो है सैटेलाइट डीएनए को अलग कर लेते हैं। सैटेलाइट डीएनए दोबारा सुन लो आप, इट इज दैट पार्ट ऑफ रिपीटेटिव डीएनए which has long repetitive nucleotide sequences in tandem that forms a separate fraction on density gradient centrifugation। tandem का मतलब क्या होता है? यदि एक सीक्वेंस लिखता हूँ छोटी सी, A T G C T A T A C T A, लाइक ये लिखती हूँ, ठीक है। The same sequence again start from here, A T G C T A T A C T A। देखो ये यहाँ तक हो गया, एक, दो, ऐसे ही लगातार एक के बाद एक रिपीट। इसका मतलब होता है टेंडम रिपीट्स। ये इसको बोलते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंसेस। इसमें भी दो केस आ जाते हैं, एक तो आता है इसमें माइक्रो सैटेलाइट, एक आता है इसके अंदर मिनी सैटेलाइट। अगर आप बात करोगे माइक्रो सैटेलाइट की, तो जो रिपीट्स होंगी वो 1 से 6 बेस पेयर की होंगी, 1 से 6 बेस पेयर की होंगी। अगर आप बात करोगे मिनी की, तो मिनी आपकी 11 से 100 तक की हो सकती हैं, 1000, सॉरी गलती लिखा गया, 100 तक मान लो, या 11 से 60 तक की हो सकती है, और डिपेंड करता है। तो मिनी सैटेलाइट्स जो होते हैं आपके, उनमें जो सीक्वेंस होती है वो बड़ी बड़ी होती है, एक सेम सीक्वेंस
फिर सेम सीक्वेंस, फिर सेम सीक्वेंस, फिर सेम सीक्वेंस, फिर सेम सीक्वेंस, रिपीटेटिव, लगातार सेम 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 ऐसे। और जो आपके माइक्रो सैटेलाइट होते हैं उसमें छोटी होती है, जैसे छोटे में हम बात करते हैं सी ए सी ए सी ए सी ए सी ए। ये सी ए जो है हमारे जीनोम में पाए जाने वाली सबसे छोटी रिपीट है, ठीक है, और ये बार 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 रिपीट होती है, ठीक है। अब आप सुनो बात, ह्यूमन जीनोम जब ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग करी गई तो उस टाइम पर, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के टाइम पर हमें ये तो पता चल, जब हमने सारा ही जीनोम पढ़ लिया, जब हमने पूरा डीएनए ही पढ़ लिया, लाइन टू लाइन पढ़ लिया, तो हमें ये तो पता चली गया है कि डीएनए में कौन सी यूनिट्स होती हैं, रिपीटिंग यूनिट्स। जैसे एक यूनिट अभी ये हमारी यहाँ तक की है, ठीक है, एक ये सी ए हो गया, तो ऐसी देयर आर टू मेनी रिपीटिंग यूनिट्स इन आर डीएनए। भाई हमें पता है ना कि हमारे डीएनए में कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो कई कई बार रिपीट्स हैं। अगर मैं कहूँ कि ये रिपीट ये जो मैंने लिखे ना ATGC TA CTA, ये रिपीट किसी सचिन में भी हो सकती है, ये रिपीट आमिर में भी है, ये रिपीट आसिम में भी है, ये रिपीट किसी अंकित में भी है, यही सेम रिपीट ये दुनिया के हर एक ह्यूमन बीइंग में है। हर एक ह्यूमन बीइंग में रिपीटिंग यूनिट्स आर सेम in each and every person. Repeating units are same, but the number of repeating units are not same. Number of repeating units are not same. If I let you know that कि भाई अगर हम कहें कि मेरे अंदर, मेरे डीएनए में यहाँ इस पॉइंट पर, यहाँ इस पॉइंट पर इस ये वाली रिपीट 50 बार है, यहाँ पर इस क्रोमोसोम में इस जगह पर ये वाली रिपीट 50 बार है, समझ आई, यहाँ भी इस जगह पर, और किसी दूसरे पर्सन में इसी क्रोमोसोम पर इसी जगह पर ये रिपीटिंग यूनिट 35 बार है, किसी तीसरे पर्सन में इसी लोकेशन पर ये रिपीटिंग यूनिट 12 बार है, किसी में यही 70 बार है। यूनिट यही रहेगी, नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट बदलेगा, बार बार कितनी बार आ रही है, लोकेशन भी वही रहती है, ठीक है। तो हर एक इंडिविजुअल में इन रिपीटिंग यूनिट्स की नंबर जो है वो अलग अलग होती है, अलग अलग लोकेशन पर। हमारे जीनोम में यही यूनिट जो मैंने बनाई है ऐसे सीए, अगर सीए कोई मान लो तो हमारे जीनोम में हर क्रोमोसोम पर सीए है, और अलग अलग जगह पर अलग अलग गिनतियों में है, अलग अलग पोजीशन पर। और हर एक, क्योंकि वो सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं हम, तो हर एक ह्यूमन बीइंग में रिपीटिंग यूनिट वही रहेंगी सेम, पर उनकी उस जगह पर उनकी नंबर बदलेगी। वो नंबर क्यों बदली होती है? बिकॉज ड्यू टू द रेप्लिकेशन एरर। जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जिस टाइम पर रेप्लिकेशन के टाइम पर, कॉपिंग के टाइम पर, जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन करने वाला जो एंजाइम होता है, जब वो मान लो रिपीट बना रहा होता है ना, जैसे उसको क्या बनाना है, डीएनए सीक्वेंस है और यहाँ सी ए आ रखा है ऐसे, और वो कॉपी कर रहा है, तो ना फिर वो थोड़ी देर सी ए उसको क्या लगता है कि वो टेम्पलेट बिना टेम्पलेट देखे ही ना बढ़ा देता है फालतू में, 5-4 फालतू बना देगा, बढ़ा देगा, हर एक बार गलती कर देता है इसमें ना। जब इसकी कॉपी जब जीन की कॉपी होती है, तो जीन के अंदर जीन्स में रिपीटिंग यूनिट होती ही नहीं है, जीन्स के अंदर ये होती ही नहीं है रिपीटेटिव डीएनए ऐसा, जहाँ जीन होती है। तो ना रेप्लिकेशन करने वाले एंजाइम कोई इस तरह की एरर नहीं करते फालतू की। और इस पार्ट में अगर तुम्हारे जो रिपीटेटिव पार्ट है, इसमें अगर एरर आ भी ही गई, इसमें अगर कॉपी नंबर बढ़ भी गया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये डीएनए प्रोटीन नहीं बनाता, ठीक है ना। ये डीएनए आपका प्रोटीन नहीं बनाता है, समझ आई ना। द नंबर ऑफ कॉपीज of the same basis sequences varies from a few to millions repeated, समझ आई ना। The number of copies of the same basis sequences varies from a few to millions, इतने नंबर तक ये वेरी कर देता है, ठीक है ना। या तो ये कई बार आपको ऐसे मिलेगा जैसे मैंने बताया, टैंडम, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, ठीक है ना। या फिर ये कई बार मिलेगा आपको छितरा हुआ मतलब
कुछ रिपीटिंग यहाँ पड़ी है यूनिट, थोड़ी आगे को पड़ी है, कुछ आगे को पड़ी है, कुछ आगे को पड़ी है, ऐसा मिलेगा। ठीक है। जो आपका हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं ना, वो आपके जो है शॉर्ट सीक्वेंस होते हैं, छोटी छोटी सीक्वेंसेस होती हैं 10-10 बेस पेयर्स की। ठीक है। और वो मिलियन टाइम्स उसमें कॉपी हुई रहती हैं, मिलियन टाइम होते हैं एक जीनोम में। ठीक है। कहाँ कहाँ मिलता है ऐसा डीएनए आपको? क्रोमोसोम में, जो आपका सेंट्रोमियर के जस्ट बराबर, जैसे मान लो ये आपका सेंट्रोमियर है, इसका जो यहाँ वाला पार्ट है, सेंट्रोमियर के पास वाला पार्ट है, उसमें मिलता है। जो डीएनए का हेट्रोक्रोमेटिन वाला पार्ट होता है, जो डार्क होता है, जो आपका जो डीएनए आपका जहाँ ज़्यादा अमाउंट ऑफ डीएनए होता है, वो वाला पार्ट आपका हेट्रोक्रोमेटिन होता है। जो एक्टिव पार्ट नहीं होता, विच इज़ नॉट ट्रांसक्राइब्ड, जो प्रोटीन नहीं बनाता, जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, वहाँ पर ऐसी यूनिट्स मिलती हैं, रिपीटिंग यूनिट्स। ठीक है ना। और वाई क्रोमोसोम जो है आपका, उस पर मिलता है ऐसा। ठीक है। ऐसा डीएनए सैटेलाइट वाला। ठीक है। तो इस तरह हमारे जो जीनोम है उसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं, और वो कई बार होती हैं, मिलियन टाइम भी होती हैं। और वही जो है हमारा आधार है इस बात का कि जिसको हम पहचानेंगे, जिसको हम यूज करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक है ना। तो क्योंकि एक पर्सन में और दूसरे पर्सन में नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट में फ़र्क है, ये तो प्रूव्ड हो जाएगा कि भाई एक पर्सन और दूसरे पर्सन में, अगर भाई आइडेंटिकल ट्विंस हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस हैं तो भी, और मान लो कि अगर अलग अलग पर्सन हैं तो भी ये अलग ही होंगी रिपीटिंग यूनिट्स ना। ठीक है। चलिए, जो समझ रहे हो, जो ज़्यादा बार, मैं कह रहा हूँ जो हाईली रिपीटेटिव डीएनए होता है वो आपका शॉर्ट सीक्वेंसेस ज़्यादा बार होती हैं, और जो कम रिपीटेटिव डीएनए होता है उसमें क्या होता है, सीक्वेंस बड़ी रहती है। ठीक है। मतलब और वो कम बार होती है, ज़्यादा मतलब थाउजेंड टाइम हो जाएगी बस, ऐसा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ क्या है। ये बात में तुम समझ चुके होंगे जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि नंबर ऑफ रिपीट्स डिफर बिटवीन टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। नंबर ऑफ रिपीट्स, ध्यान से सुननी है बात, नंबर ऑफ रिपीट्स डिफर बिटवीन टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, बट द रिपीटिंग सीक्वेंस डजंट। वो नहीं बदलती, सीक्वेंस हर एक व्यक्ति के अंदर यही रहेंगी, इनकी संख्या बदल जाएगी, इनकी नंबर चेंज हो जाती है। ठीक है ना। ये है बात असली। अब आप देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ अच्छा लिखा है, काफ़ी अच्छा लिखा है इन्होंने, इतना जितने हो सकता है इनसे ना। डिपेंडिंग ऑन बेस कंपोजिशन, AT रिच, GC रिच, लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। AT रिच है या GC ज़्यादा है, लेंथ सेगमेंट की कितनी बड़ी है, रिपीटिंग यूनिट्स का नंबर कितना है, इसके आधार पर सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू मैनी कैटेगरीज सच एज माइक्रो सैटेलाइट्स, मिनी सैटेलाइट्स। मिनी हमने बताया आपको जो छोटे होते हैं, माइक्रो जो हमने बताया माइक्रो आपके छोटे होते हैं, मिनी आपके थोड़े बड़े सीक्वेंसेस होते हैं, 100 तक हो सकते हैं बेस पेयर। एंड दीज सीक्वेंस नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, ये किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते, बट दे फॉर्म ए लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम एंड द सीक्वेंस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि ये सीक्वेंसेस जो हैं हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग है। पॉलीमॉर्फिज्म शो करने का मतलब ही यही होता है कि भाई कोई चीज़ जो है वो पॉलीमॉर्फिक है। जैसे हम कहूँ कि भाई एक व्यक्ति जो है वो पॉलीमॉर्फिक है, एक व्यक्ति का पॉलीमॉर्फिक होना यानी उसके कई रूप हैं उसके, तो ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, और यही जो है बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब सवाल क्या है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ये बेसिस है। सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू सच एज ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म एक्सेट्रा कहीं से भी लो, ठीक है ना, एक इंडिविजुअल का, वो हमेशा सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा। वो तो करेगा ही क्योंकि उसकी सारी सेल सिमिलर होती है, उसकी किसी भी सेल में कोई परिवर्तन नहीं होता, ना कोई चेंज होता। They become very useful identification tool in forensic applications. Further, as the polymorphism are inheritable from parents to children, DNA fingerprinting is the basis of paternity testing in the case of dispute. बच्चे के केस में भी माता से आया पिता का, मतलब किसका बच्चा है,
तो बच्चे में भी दो तरह के 2 क्रोमोसोम होंगे अलग अलग, एक माता का होगा एक पिता का होगा, ठीक है ना। तो ये पहचानने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। एज पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंसेस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है ना। देखो क्या दोबारा भाई बताया मैंने, पॉलीमॉर्फिज्म जो है इतने रूप होना उसके, इतने जो है जो आपकी जो डीएनए है रिपीटेटिव डीएनए उसके इतने उसमें उतने आकार होना, वही इसका जेनेटिक मैपिंग का बेसिस है, वही जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस है। एंड इट इज एसेंशियल दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स इन सिंपल टर्म्स। लिखा तो देखो इन्होंने सिंपल टर्म्स में, लेकिन आप आगे पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। देखो लिखा है कि इट इज दैट अंडरस्टैंड व्हाट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इन सिंपल टर्म, फिर लिखा है पॉलीमॉर्फिज्म अराइज ड्यू टू म्यूटेशन। बिल्कुल सही बात है भाई, पॉलीमॉर्फिज्म जो नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट का बदलना वो म्यूटेशन ही तो है, ये डीएनए में चेंज होना, ठीक है ना। ए न्यू म्यूटेशन में अराइज इन एन इंडिविजुअल आइदर इन सोमेटिक सेल्स, या तो जो है उसकी जो बॉडी सेल्स हैं उनमें परिवर्तन आ जाते हैं किसी इंडिविजुअल के, और या फिर उसके जर्म सेल में आ जाएंगे। जो जर्म सेल में म्यूटेशन आएंगे, देखो लिखा जर्म सेल म्यूटेशन doesn't seriously impair individual's ability to have offspring। जर्म सेल में जो म्यूटेशन आते हैं जिन सेल्स के, देखो अगर बॉडी सेल में आएंगे, मान लो मेरी बॉडी सेल का डीएनए चेंज हो रहा है, कॉपिंग में कुछ नंबर बदल रही है, तो वो समस्या जो है वो मेरे तक ही सीमित रहेगी ना, मेरी संतान को थोड़ी जाएगी। परंतु यदि जर्म सेल में जो परिवर्तन आते हैं, आर दो सेल्स दे आर प्रोड्यूसिंग गैमेट्स, उनमें अगर म्यूटेशन होता है तो उससे मेरे संतानोत्पत्ति करने की क्षमता में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उससे ये नहीं होगा कि भाई मेरे संतान ही नहीं होगी, उससे ये होगा कि वो जो परिवर्तन आया है वो मैं अपने बच्चे को भेजूंगा आगे, मैं वो इनहेरिट करूंगा आगे। इफ ए जर्म सेल म्यूटेशन डजंट सीरियसली इम्पेयर इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू हैव ऑफस्प्रिंग हु कैन ट्रांसमिट द म्यूटेशन, इट कैन स्प्रेड टू द अदर मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। जो चेंज आया है ना, क्योंकि चेंज आया है तो वो आगे करेगा ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, गैमेट आगे जाएंगे, इनहेरिट होगा। एन एलिलिक, देख ध्यान सुनना, एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन हैज ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब्ड एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इफ मोर देन वन वेरिएंट एट ए लोकस अकर इन ए ह्यूमन पॉपुलेशन विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रेटर देन 0.01। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन में किसी लोकेशन पर, लोकस पर, ये लोकस है, हम इस लोकस पर चेक कर रहे हैं, इस लोकस के कितने वेरिएंट हैं, आपको पता है इसको एलील कहते हैं। अगर आपको पता है कि अगर एक डीएनए के ये जीन है ना और ये इसका दूसरा एलील है, मतलब ये वेरिएंट है, तो ये इसका एलील हुआ। इस तरह अगर आप इनके रिपीटेटिव यूनिट के बारे में बात करो, मैं कहूँ कि ये वाला एक लोकस था, इस पर जो एलील है वो रिपीटेटिव वाला एलील, जीन नहीं है ये, रिपीटेटिव के लिए बात कर लो, वो एलील है, इसका एक और एलील, दूसरे पॉपुलेशन में यहाँ कुछ और है, तीसरे में कुछ और, चौथे में कुछ और, पांचवें में कुछ और, छठे में कुछ और, हर एक में अलग अलग है। तो उसके उस सेगमेंट के, इस लोकेशन के, ये लोकेशन जो है डीएनए की, इसके कितने एलील पॉपुलेशन में है, ठीक है ना, वही आपके हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। लेकिन लिखा है एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन हैज ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब्ड एज ए डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, कि उस एलील के कितने वेरिएंट हैं, यही आपके क्या है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है। अगर मोर देन वन एलील एट ए लोकस अकर इन ह्यूमन पॉपुलेशन विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रेटर देन 0.01। In simple terms, if an inheritable mutation is observed in a population at high frequency, मतलब अगर ये देखा जा रहा है कि किसी पर्टिकुलर जगह पर, किसी पॉपुलेशन में, किसी लोकस पर वही सेम म्यूटेशन जो है बार बार आ रहा है, उसकी हाई फ्रीक्वेंसी है, वो क्या कर देगा, वो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा। ठीक है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर बार बार म्यूटेशन होना, किसी जगह पर बार बार म्यूटेशन होना, और वो जगह म्यूटेशन के लिए मोस्ट प्रोन होना, ठीक है, यही क्या शो करता है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन टू बी ऑब्जर्व्ड इन नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस, तो इस तरह के जो चेंजेस हैं, जो म्यूटेशन है ये, इनका जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस डीएनए की जो प्रोटीन नहीं बनाते, उनमें ज़्यादा होता है।
जीन्स में ये म्यूटेशन बार बार नहीं होता इस तरह का। ऐसे म्यूटेशंस जो किसी पर्टिकुलर लोकस पर होते हैं जो कि पॉलीमॉर्फिज्म करवाते हैं, जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति के इंडिविजुअल का डीएनए के अंदर रिपीटेड यूनिट्स का नंबर बदलता है। ये इस तरह का म्यूटेशन आपका केवल जो आपका नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, जो प्रोटीन आपकी फॉर्म नहीं करते होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द जीन्स। ठीक है, जीन्स में अगर एरर आएगी इस तरह बार बार तो भाई उससे तो प्रोटीन वही बदल जाएंगी, उससे तो इससे बहुत जल्दी नई स्पीसीज बन जाएंगी। ठीक है, और क्या पता बहुत सारी जीन्स काम करना बंद कर देती हैं। तो ये ज़्यादा चेंजेस हैं वो कहाँ आते हैं, रिपीटेटिव पार्ट में आते हैं जो कि नॉन कोडिंग है। इन दीज सीक्वेंसेज मे नॉट हैव एनी इमीडिएट इफेक्ट, मतलब अगर इनमें कोई चेंज होता है तो उसका कोई इफेक्ट तो होता ही नहीं, इंडिविजुअल्स की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। और दीज म्यूटेशन कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग, और ये म्यूटेशन जो है मान लो मेरे अंदर थे, फिर मेरे से मेरी संतान में गए, उसके अंदर फिर उसमें देखो उसके अंदर ये एक पर्टिकुलर लोकेशन है क्रोमोसोम की, मैंने ये अपने बच्चे को दे दिया, इसमें आ गया, अब ये इससे इसकी संतान में आगे जाएगा। तो इसी लोकेशन पर, क्योंकि ये लोकेशन ऐसी है कि इस लोकेशन पर तो ना पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब इसको लोकेशन पर हाईली म्यूटेशन हो सकता है, पॉपुलेशन में हाई फ्रीक्वेंसी पे इस लोकेशन में म्यूटेशन होता है। ये आगे जाएगी, मेरे बच्चे से आगे जाएगी, तो आगे जाते टाइम जब ये कॉपी होगा इसमें फिर म्यूटेशन होगा, फिर ये बदलेगी, फिर इससे आगे जाएगी, फिर ये बदलेगी। तो लिखा यही है कि दीज म्यूटेशन कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग, ये म्यूटेशंस अक्यूमुलेट होते रहते हैं एक जनरेशन से अगली जनरेशन, उससे अगली जनरेशन इन फॉर्म ऑफ द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। और इसी की वजह से ही पॉलीमॉर्फिज्म आता है, मतलब इसी वजह से ही तो ये होता है ना कि भाई एक इंडिविजुअल के अंदर जो नंबर ऑफ रिपीटेटिंग यूनिट्स होगा वो पहले वाले इंडिविजुअल से कुछ अलग होगा, क्योंकि वो जो लोकेशन है जिस पर म्यूटेशन हो रहा है वो हाई फ्रीक्वेंसी है वहाँ पर किसकी म्यूटेशन होने की, उस पॉइंट पर, और वहाँ नंबर ऑफ रिपीट जो है वो तुम में अलग होंगी, मेरे में अलग होंगी, मेरे संतान में अलग होगी, थोड़ी सी बदलेगी, फिर उससे धीरे धीरे आगे जाएगा तो और ज़्यादा नंबर चेंज होती रहेगी अलग अलग लोकेशंस पर। देयर इज अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म रेंजिंग फ्रॉम सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज, भाई सिंगल चेंज से बड़े बड़े चेंजेस तक हो सकते हैं, या तो एक न्यूक्लियोटाइड बदल रहा है या ज़्यादा बदल रहे हैं। फॉर इवोल्यूशन एंड स्पेशिएशन सच पॉलीमॉर्फिज्म प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मतलब अगर हम जानना चाहें ये बात कि हम जो है किससे आए हैं, तो अगर हम कहें कि हमारा जो मतलब हमको लेकर के चिंपैंजी के डीएनए की सीक्वेंसेस से चेक करें तो जो रिपीटेटिंग यूनिट्स हमारे में होंगी वही रिपीटेटिंग यूनिट्स उसमें चिंपैंजी में उसी लोकेशन पर होंगी, लेकिन उनके नंबर थोड़े बदले हुए होंगे। अब उनके नंबर बदले हुए होंगे तो इसका मतलब ये तो हो ही जाएगा ना कि हम कहाँ से आए हैं, पता लगेगा ना कि हम कहाँ से, वो म्यूटेशन एक्यूमुलेट होते हम में भी आया है ना, वहीं से तो पहुँचा है। तो इससे क्या है फ़र्क पता लगता है कि भाई इवोल्यूशन हुआ है और हम वहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। अब इन्होंने यहाँ से जो है सीक्वेंस शुरू किया है, अपना टेक्निक शुरू की है कि द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय एलेक्स ज़ैफरे एंड ही यूज्ड अ सैटेलाइट डीएनए एज अ प्रोब दैट शो ए वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब यहाँ सुनो तुम बात, इन्होंने यहाँ एक सैटेलाइट डीएनए का प्रोब की तरह यूज किया। प्रोब की तरह यूज करना क्या है अभी मैं बताता हूँ क्या है। इट वॉज कॉल्ड वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, VNTR, इसे क्या कहते हैं, VNTR कहते हैं। द टेक्निक एज यूज अर्लियर इन्वॉल्व सदर्न ब्लोटिंग हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेबल्ड VNTR प्रोब। ठीक है ना, चलिए देखो अब क्या होता है। यहाँ पर होता ये है कि हमें ये तो पता ही है कि मान लो हम कहें कि भाई कोई सीक्वेंस है, हमें पता है कि ये CATG ये सीक्वेंस है, हमारे जीनोम में ये रिपीटिंग यूनिट है, क्योंकि हमको पता है हमारे जीनोम में कौन कौन सी रिपीटिंग यूनिट है, तो ये है। ठीक है, हमने क्या करा, हमने ऐसे डीएनए आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करवा लिए, इसके कॉम्प्लीमेंट्री, इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या बैठेगा, GTAC, ये बन गया। ये इसको हमने रेडियोएक्टिवली लेबल्ड कर दिया, कॉपी करा। हमने क्या करा, हमने इसके कॉम्प्लीमेंट्री एक सीक्वेंस बना लिया, और ये यूनिट ये जो है ह्यूमन जीनोम में ये है ही, ये तो सब, फिर अगर है तो सब में ही है, हर एक में होगी, लेकिन इसके नंबर अलग अलग होंगे, उस लोकेशंस पर अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग नंबर में होती है।
तो हमने क्या करा, ये बनवा ली रेडियोएक्टिवली लेबल्ड GTAC, या फिर हमने GTAC ये बनवा लिया, ठीक है, इसको रेडियोएक्टिव लेबल्ड कर दिया। तो ये तुम्हारा क्या है, VNTR प्रोब। प्रोब का मतलब है कि वो DNA सीक्वेंस है जो कि टेंडम रिपीट है, एक के बाद सेम रिपीट, ठीक है, और ये किसके कॉम्प्लीमेंट्री है, उसके, हमारी जो DNA में सीक्वेंस है उसके कॉम्प्लीमेंट्री है। ये रेडियोएक्टिवली लेबल्ड है। अगर मैं अपने DNA को लूँ और DNA के टुकड़े करूँ, टुकड़े करने के बाद अगर मैं DNA के फ्रेगमेंट करके सिंगल स्टैंडर्ड कर देता हूँ, अगर उसके मैं फ्रेगमेंट करके सिंगल स्टैंडर्ड कर देता हूँ और उसमें मैं ये डाल देता हूँ, ये प्रोब डाल देता हूँ, तो ये जाकर के जहाँ भी मेरे DNA में CATG होगा, वहाँ जा कर के ये बाइंड कर जाएगा। That will bind to that particular sequences in my DNA, in my genome, where the particular sequence of DNA like CATG is present, it will bind to that particular sequence. ये होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम करते क्या है, इसके लिए फिर ये देखो, इसके पास रेडियो एक्टिव लगी है ना, रेडियो एक्टिव लेबल्ड है, इसके ऊपर रेडियो एक्टिविटी शो करता है आपकी, इसके ऊपर इसको हमने रेडियो एक्टिव लेबल कर रखा है। जहाँ भी होगा ये बताएगा कि मैं यहाँ हूँ। तो पहला पार्ट तो क्या है, सबसे पहला कि आप DNA का आइसोलेशन करें, DNA को आप टुकड़ों में काट लें। ये टुकड़ों में काटने वाला एंजाइम के बारे में आपको बायोटेक बताएगी कि कैसा एंजाइम होता है। अभी के लिए आप समझे कि काट लेते हैं, इससे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काट लिया। काटने के बाद आप क्या करते हो, एक टेक्निक है इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक प्लेट होती है, ये भी आपको बायोटेक से पता लगेगी टेक्निक। इसमें क्या करते हैं, उस काटे हुए DNA को डाल देते हैं, यहाँ अलग अलग इसमें वेल्स होते हैं, इनमें इसमें करंट चला देते हैं, जेल भरा होता है ट्यूब इसके अंदर, यहाँ इसके अंदर, ठीक है। DNA बीइंग निगेटिवली चार्ज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, तो इधर प्लस रखते हैं, इधर माइनस रखते हैं, और फिर DNA आपका जेल में से होता हुआ इधर आता है। जेल के अंदर छेद होते हैं, तो छोटे छोटे साइज का DNA जो होगा वो यहाँ आ जाएगा, बड़ा बड़ा जो होगा पीछे रह जाएगा, ऐसे इस तरह से। तो हमने जो टुकड़े काटे हैं वो आपके टुकड़े सेपरेट हो जाएंगे, ऐसे सेपरेट हो जाएंगे, इस प्लेट पर आ जाएंगे। फिर हम क्या करते हैं भाई, इस इलेक्ट्रोफोरेसिक की जो प्लेट है हमारी, इस इलेक्ट्रोफोरेसिक की प्लेट जो है ना, इसमें क्या करते हैं, एल्कली सॉल्यूशन से, किसी एल्कली सॉल्यूशन से डाल करके इनको सिंगल स्टैंडर्ड कर लेते हैं। यहाँ नहीं बताया ये बात, यहाँ नहीं बताया, तो इसको क्या कर लेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड कर लेंगे। फिर इसके ऊपर हम क्या करते हैं, ट्रांसफरिंग द ब्लोटिंग ऑफ सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन लाइक नाइलॉन। फिर हम क्या करते हैं, इस जेल की प्लेट से उस सिंगल स्टैंडर्ड DNA को नाइलॉन की मेम्ब्रेन पर ले आते हैं। दिस इज कॉल्ड एज साउदर्न ब्लोटिंग, इसे कहते हैं साउदर्न ब्लोटिंग। यह है ब्लोटिंग, ट्रांसफर करना। फिर नाइलॉन की जो कपड़ा है मान लो, या मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर जब DNA सिंगल स्टैंड में आ जाएगा, उसके ऊपर आप रेडियो लेबल्ड VNTR प्रोब डाल दोगे, जो आपके पीछे आपने बना रखे हैं उनको इसके ऊपर डाल दोगे। डालने से क्या होगा, वो जा करके इस पे बाइंड हो जाएंगे। जहाँ जहाँ भी इस जीनोम में वो सीक्वेंस होगी, जहाँ जहाँ भी वो सीक्वेंस होगी, वहाँ जा करके आपके जो प्रोब्स हैं वे अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री DNA के साथ बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जो नहीं चिपके होंगे उनको वॉश कर देंगे, उनको हटा देंगे, और फिर एक एक्सरे फिल्म जो है वो इसके ऊपर रख दोगे, एक्सरे फिल्म, ठीक है, नाइलॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर। और फिर यहाँ पर क्या करोगे, ऑटो रेडियोग्राफी करोगे। उसके बाद क्या होगा, जहाँ जहाँ रेडियो एक्टिविटी होगी वहाँ वहाँ इल्यूमिनेट करेगा वो DNA, वहाँ वहाँ आप पेंसिल से निशान लगा लोगे, मार्क कर लोगे कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से रेडियो एक्टिविटी आ रही है इस पोजीशन पे से, ठीक है। उसको मार्क कर लोगे, और मार्क करने के बाद आपके पास जो एक्सरे फिल्म होती है प्लास्टिक टाइप की, वो उसके ऊपर आपकी शीट, मतलब यहाँ मार्क लगा लिया, यहाँ से रेडियो एक्टिविटी आ रही है, यहाँ से रेडियो एक्टिविटी आ रही है, यहाँ से आ रही है, ऐसा लगा लिया, यहाँ जाके तुम्हारा प्रोब बाइंड हुआ है, ठीक है। तो लिखा है डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड DNA फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी से डिटेक्शन कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारे पास एक बन के आ जाएगा फिंगरप्रिंट, एक्सरे की फिल्म पे क्या आ जाएगा, फिंगरप्रिंट बन के आ जाएगा। इसे कहते हैं ऑटो रेडियोग्राफी कर लिया आपने,
ठीक है ना, जो डार्क बैंड्स होंगे एक्सरे फिल्म पर वो तुम्हारा डीएनए फिंगरप्रिंट शो करेंगे। फिर लिखा था VNTR बिलोंग टू, अभी VNT के बारे में बात करेंगे कि VNTR बिलोंग टू ए क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए रेफर टू एज मिनी सैटेलाइट, यानी हम यहाँ पर जो यूज करते हैं वो मिनी सैटेलाइट का यूज करते हैं। यहाँ हम जो यूज करेंगे वो इनका यूज करेंगे मिनी सैटेलाइट का। मिनी सैटेलाइट डीएनए आपको पता है कैसा होता है, जिसमें सीक्वेंस जो है थोड़ी बड़ी बड़ी होती है। मतलब फिंगरप्रिंटिंग में हम जो है माइक्रो सैटेलाइट का यूज नहीं करते, मिनी का यूज करते हैं। वो भी कैसा है, VNTR, उसे VNTR सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। यानी VNTR का मतलब होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, मतलब एक रिपीट है एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, सेम 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 सेम, उसके वेरिएबल नंबर होते हैं, उसका यूज करते हैं। ठीक है ना। अ स्मॉल डीएनए सीक्वेंस इज अरेंज टेंडमली इन मैनी कॉपी नंबर। वही हमने समझाया कि एक स्मॉल डीएनए का टुकड़ा टेंडमली का मतलब ये होता है एक के पीछे एक, सेम मतलब जगह नहीं उनके बीच में होती, कोई और नहीं होता उनके बीच में, मैनी कॉपी नंबर्स होते हैं उसके। द कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम, यानी कि एक क्रोमोसोम में हम एक ही, ध्यान रखना है, एक ही इंडिविजुअल में ये जो सीक्वेंस बनाई है मैंने ऊपर GTC, ये तो हमारी माइक्रो बन गई, GTC वाली तो माइक्रो बन गई, मिनी होगी तो थोड़ी बड़ी सीक्वेंस होगी, है ना। तो वो क्या होगी, वो भी एक क्रोमोसोम में 50 जगह होगी, उसके नंबर भी अलग अलग होंगे, 50 जगह भी। दूसरे क्रोमोसोम में अलग 50-100 जगह होगी, उसके नंबर भी अलग अलग होंगे। उन्हीं जगह पर तुम्हारे अंदर भी होगी। मेरे अंदर अगर पहले क्रोमोसोम पर 50, देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ, मेरे अंदर पहले क्रोमोसोम पर 15वें लोकेशन पर ये रिपीट है 35 बार, तुम्हारे अंदर इसी क्रोमोसोम पर इसी नंबर पर इसी लोकेशन पर यही रिपीट 10 बार है। ठीक है, मेरे अंदर यही रिपीट दूसरे क्रोमोसोम पर किसी और लोकेशन पर भी है, किसी और लोकेशन पर भी है, किसी और लोकेशन पर भी, किसी और पर भी, मेरे सारे क्रोमोसोम में भी हो सकती है रिपीट, क्योंकि ये रिपीट तो ह्यूमन जीनोम की रिपीट है, ये तो जीनोम में है तो सब में ही होगी हर जगह। लिखा है कि द कॉपी नंबर ऑफ वेरीज, लिखा द कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम को वेरी करती है, एंड शो अ वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, और एक हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है। एंड एज अ रिजल्ट द साइज ऑफ VNTR वेरीज इन साइज फ्रॉम 0.1 to 20 KB तक का VNTR हो सकता है, पूरा लंबा। ये पूरे की बात कर रहे हैं, यूनिट का तो साइज हो सकता है 50 से 60, और फिर वो आपका इतना बड़ा हो सकता है 20 KB तक का हो सकता है। कॉन्सिक्वेंटली आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन विद VNTR प्रोब, फिर आपने क्या डाल दिया इसमें, प्रोब डाल दिया। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, डीएनए में भी वही सीक्वेंस है, उसके कॉपी तुमने उसके अगेंस्ट बना रखा है तुमने, वो तुमने उसमें डाल दिया। एंड द ऑटो रेडियोग्राम गिव्स, आपने जो बनाया दैट इज ऑटो रेडियोग्राम। ठीक है, जो पेपर बना है तुम्हारे पास वो क्या है, ऑटो रेडियोग्राम। गिव मैनी बैंड्स और डिफरेंट साइज, उसके ऊपर आपके अलग अलग साइज के कई बैंड आ जाएंगे। एंड दीज बैंड गिव ए कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न फॉर एन इंडिविजुअल डीएनए, आपके डीएनए के बैंड्स हैं वो आपके लिए। देखो एक बात है, एक बार तो मैंने इसको GATC से चेक करा, अगली बार मैं किसी और सीक्वेंस से चेक कर लूँगा, अगली बार किसी और से कर लूँगा, क्योंकि ह्यूमन डीएनए में अलग अलग रिपीटिंग यूनिट्स हैं, बहुत सारी तरह की हैं, अलग अलग से चेक करोगे अलग अलग रेडियोग्राम बनेंगे। तो जिससे पहली बार करते हैं उसी से दूसरी बार करते हैं। मतलब क्रिमिनल का अगर चेक करना होता तो जिसका जैसा डीएनए वहाँ से क्राइम सीन से मिला है, तो उसी सेगमेंट से उसी VNTR प्रोब से उसका चेक करेंगे जिसको तुम पकड़ के लाओगे, उसका दूसरे से नहीं चेक करना। These bands give a characteristic pattern for individual DNA. It differ from individual to individual in a population, except in the case of monozygotic twin. अगर एक identical twins है तो उनका तो बनेगा सेम, बाकियों का सबका बनेगा अलग अलग। And the sensitivity of the technique has been increased by using PCR. तो आजकल ये PCR से किया जा रहा है, वो यहाँ डिस्कशन का वो नहीं है इसका, वो तो बायोटेक में आएगा। Consequently, DNA from a single cell to enough to perform DNA fingerprinting, मतलब यहाँ तक कि अगर आपको, मतलब अगर रेप केस की बात है तो रेप में अगर लड़की ने जो पर्सन है अगर उसके जो बॉडी है उसके ऊपर नेल्स उसके लगे होंगे तो लड़की के नेल्स के अंदर से डीएनए निकाल लेते हैं, यहाँ तक है। बाल के जो हेयर का फॉलिकल है उससे निकाल लेते हैं, सिंगल सेल से हो जाता है काम। इन एडिशन टू एप्लीकेशन इन फोरेंसिक साइंस, इट हैज़ मच वाइडर एप्लीकेशन such as determining population and genetic diversities. Currently many different probes, देखो बाद में भी इन्होंने लिख दिया चलते हुए भी ना, currently many different probes are used to generate DNA fingerprinting. अभी तो हमने एक प्रोब का यूज किया, एक प्रोब से तो एक जैसी शीट बनेगी,
दूसरा प्रोब यूज करोगे दूसरी तरह की बनेगी, तीसरा तरह की अलग ही तरह की बनेगी, क्योंकि हमारे में अलग अलग तरह की यूनिट्स हैं और अलग अलग नंबर में है। तो कितनी भी यूनिट्स का कितनी तरह का बना सकते हो आप। यहाँ इन्होंने कहा कि भाई हमने जो है 2 आदमियों का DNA लिया था, ये कहना चाह रहे कि इन दोनों में से क्रिमिनल कौन है। मतलब इन्होंने पहले तो इसे पकड़ा, C था मेन, तो C का DNA का फिंगरप्रिंट बना लिया, बन गया भाई। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 2 बंदे उठा लिए A B, इनका बना लिया। तो ये कह रहे कि बताओ इनमें से कौन है क्रिमिनल। तो साफ दिख रहा है C B C B, ये B है, इसकी पिटाई होगी, मतलब इसे ले जाया जाएगा कोर्ट, ठीक है, क्योंकि इसका मैच कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये A बच गया, तो इसलिए इसका अलग आया क्योंकि इसमें वो सेम रिपीट्स नहीं थे, तो इसके में बाइंड भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो हालांकि ये टेक्निक आजकल सेंसिटिव है थोड़ी सी, मतलब थोड़ी बहुत आ जाती है एरर, तो आजकल और चीज़ों का इसमें यूज कर लेते हैं। बहुत कम इसका केस होता है कि भाई एरर आती है, काम हो ही जाता है। तो ये था तुम्हारा DNA फिंगरप्रिंटिंग। भाई ये जो है आपका काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 2 3 4 5 6 7 10 बार पढ़ोगे तब जाके तुम्हें आएगा कि ये क्या था। एक बार में तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो यू हैव टू रीड द NCERT अगेन एंड अगेन मेनी टाइम्स। यू हैव टू रीड NCERT एटलीस्ट 10 टाइम्स। यू हैव टू रीड द बुक, तब जाके आपको चीज़ें आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। कोई भी चैप्टर हो 10 बार से कम नहीं आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अच्छे से तैयारी करिएगा, धन्यवाद। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।